हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है कांग्रेस के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित पांडे, देखिए सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास जाऊंगी। रुझान आने शुरू हो गए हैं, हर एक पार्टी दावा कर रही थी, लेकिन आज तस्वीरें जिस तरीके से साफ होगी, कहा जा सकता है कि राजनीति का भविष्य आज की तस्वीरें तय करेगी कि आखिर जनता की उम्मीदें, जनता का समर्थन किसके साथ। देखिए ऋचा जी, जो उपचुनाव होता है वैसे तो वो सरकार का आईना होता है, सरकार के कामकाज का, कि सरकार ने काम किस तरीके से किया है। अभी हम लोग जो जौनपुर विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, देखिए वहां पर क्या है कि धनंजय सिंह एक बड़ा नाम है, सांसद रहे हैं, स्थानीय हैं और युवाओं के लिए भी काफी आदर्श हैं, तमाम युवा उनके पीछे चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जौनपुर से धनंजय सिंह का आगे होना ये स्वाभाविक भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए अगर वहां पे इस तरीके से वोटिंग हो रही है और कम वोट मिल रहे हैं तो ये उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ये पूरे जो 7 विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां तक आप देखेंगे हर सीट पर बढ़त बनाए हुए है। काम अच्छे की जो भी प्रयास उन्होंने किया था, जो काम किया था, वो लोगों को दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी नहीं देखा जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर लॉस करती है और उनको सीटें कम मिलती हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय होगा और पार्टियों के लिए भी चिंता का विषय होगा, क्योंकि वो काम उस तरीके से जा करके जिस लॉकडाउन का था या बेरोजगारी थी या जिस बात को वो उठाते हैं वो जनता के बीच सही मैसेज दे नहीं पाए। आप देखिए कांग्रेस किस तरीके से लॉकडाउन में भी अपने आप को दिखा रही थी कि एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। जो पब्लिक से कनेक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए थी वो उनसे वो दूरी बनी हुई है उनकी। जी प्रीति जी। बिल्कुल अमित, और देखिए ये तो हमने सीधे तौर पर देखा था जब चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा था। आपके पास मैं लौटूंगी, वहीं हमारे साथ गौरव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, कितनी उम्मीदें हैं? अब रुझान आना भी शुरू हो चुके हैं, तस्वीरें भी धीरे धीरे साफ हो रही है, क्या वाकई आप इसे सत्ता का सेमीफाइनल मानते हैं? नहीं, देखिए सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल या फाइनल जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम सभी चुनावों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और पूरी संवेदनशीलता से लेते हैं और जनता के मुद्दों के साथ और अपने द्वारा सरकार के द्वारा किए गए कामों के बल पर हम जनता के बीच में जाते हैं। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं इसकी तो हमें पहले ही इसका विश्वास था, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आप बिहार में भी देख सकती हैं, झारखंड में भी देख सकती हैं, 2 सीट पे वहां भी उपचुनाव हो रहे हैं और 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं। सभी जगह आशा के अनुरूप ही रिजल्ट आ रहे हैं और मुझे लगता है 5 बजे तक स्थिति बहुत साफ और स्पष्ट हो जाएगी कि पुनः देश की जनता उपचुनावों में, चाहे बिहार में पूर्ण जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या फिर उपचुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है, उनके कामों के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ। बिल्कुल आपके पास भी लौटूंगी। अंशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश होगी। यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी पार्टी तो अस्वस्थ नजर आ रही है। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई देखिए अभी नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, तस्वीरें साफ हो जाएगी। हर चुनाव को वो गंभीरता से लेते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या चुनावों को गंभीरता से ले रही थी? क्योंकि हमने चुनावी प्रचार प्रसार में सीधे तौर पर देखा था कि प्रत्याशियों की कंधों पर कमान सौंपी गई थी, लेकिन बड़ा चेहरा उतरकर चुनावी मैदान में नहीं आया था। जी देखिए, चुनाव हमेशा सरकार का होता है, ये आम जो धारणा है वो यही है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव में गई है और अभी सिर्फ 5 राउंड की काउंटिंग हुई। अभी कम से कम अगर आप जोड़ते हैं 20 राउंड से ज्यादा होता है तो 50% से ज्यादा जब काउंटिंग हो जाए तब ये माना जाए कि हाँ कहाँ पर एक साफ स्थिति बनेगी। आप इंतजार करिए, कांग्रेस पार्टी आप देखिएगी कम से कम हम जो 7 विधानसभा के उपचुनाव हैं उनमें से 2 सीटों पर जीतेंगे। जनता का जनादेश है, 2 सीटों पर हम सेकेंड रनर चल भी रहे हैं इसमें, चाहे बांगरमऊ हो या घाटमपुर हो। दूसरा एक चीज तो समझ में आ गई, कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के सहारे चुनाव में थी, कोई बड़ा चेहरा नहीं गई, आपका कहना है। दूसरा सर मेरा कहना नहीं है, चुनावी प्रचार प्रसार में हमने देखा भी था सीधे तौर पर प्रियंका गांधी के कंधों पर यूपी की कमान थी। प्रियंका गांधी कहीं पर भी नजर नहीं आई, प्रत्याशियों के चेहरे पे कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की जो राजनीति है वो हमने देखी थी। तो ये मेरा कहना नहीं है सर, चुनावी प्रचार प्रसार का कहना है।
प्रीति जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, ये बिल्कुल ठीक। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो 3.5 साल की सरकार है और इनकी 6 सीटें हैं अभी तक, आप देखिएगा कि जिस तरीके से चुनाव में जनता परिणाम दे रही है, उससे एक चीज तो समझ में आ गई कि लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज, क्योंकि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे, लगातार हर एक सीट पर जा रहे थे और वो अपने काम और विकास की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाए, लोगों को बांटा जाए, जाति भेद किया जाए, जाति रूप से बांटा जाए, धार्मिक रूप से बांटा जाए, पूरा प्रयास उनका उस पर था। जनता ने इस बात को नकारा है और 3.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी नहीं दे पाए, वो फेल साबित हुए हैं। जनता इस उपचुनाव के जनादेश में, क्योंकि उपचुनाव लगातार सरकार का रहा है, लेकिन उस चुनाव में जो जनता का जनादेश है वो सरकार के खिलाफ है। उससे ये पता चलता है कि लोग नाराज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से जाति धर्म का बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, प्रतिक्रिया आपकी। अंशु जी का कहना है कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर जो है बीजेपी पार्टी चुनावी रण में नहीं उतरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्म की राजनीति की गई थी। नहीं, देखिए, ये धर्म की राजनीति और बंटवारे की राजनीति की तो बुनियाद कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी ने इस देश में रखी है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किस तरीके से समाज में बंटवारा किया जाए, उन्होंने रखा है। भारतीय जनता पार्टी इस कोविड काल में ये चुनाव हो रहा है, पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से त्रसित है। 4.5 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका जैसे देश में मारे गए हैं इस महामारी से। वहीं देश में, भारत में किस तरीके से हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने इस पूरे पेंडेमिक में संभाला है अपनी जनता को, और न सिर्फ बल्कि रोजगार की दृष्टि से, अनाज की दृष्टि से, और जो खातों में पैसे गए हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। उसमें हिंदू मुसलमान के आधार पर उनके खातों में 500 रुपए और 1000 रुपए नहीं गए। अन्न का वितरण जाति और धर्म पूछ करके नहीं किया गया है। तो ये इस तरीके का जो विपक्ष बार बार माहौल बनाने का प्रयास करता है, हिंदू मुस्लिम, मुझे लगता है जनता ने हर चुनावों में इसको धता बताया है। और निरंतर आप देखिएगा तो लगातार सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बेहद सशक्त पार्टी बनके और विकल्प बन करके देश में उभरी है। तो मुझे लगता है कि वो सिलसिला अब भी रुकने वाला नहीं है, आगे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारा शीर्ष नेता भी एक कार्यकर्ता भाव से जनता के बीच में जाता है, और जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है वो भी जनता के बीच में, जनता के मुद्दों के विषय में जाता है। वहीं विपक्ष की आप स्थिति देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन उपचुनावों में इनके नेता ट्विटर वीर बन करके रह गए, ट्विटर पे अपनी भावनाएं प्रकट करते रह गए। उन्हें लगा कि हम ट्विटर पे जो चाहेंगे वो लिख देंगे और जनता उसके पीछे चली आएगी। वहीं हम लोग घर घर घूमे, लोगों से संपर्क गौरव किए, जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच अमरोहा से बड़ी जानकारी से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। इलेक्शन ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं, सबसे सटीक नतीजे, और इसी दौरान अमरोहा के नौगावा सादात सीट से सपा आगे चल रही है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। 2616 वोट से आगे चल रहे हैं सपा के प्रत्याशी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जावेद आबदी को अब तक 3185 वोट मिले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिंस अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, क्या कुछ अपडेट? मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा की नौगामा सीट चेतन चौहान जी के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर 3 तारीख को उपचुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना आज मंडी परिषद में प्रातः 8 बजे से शुरू हो गई थी। जिस मतगणना का प्रथम राउंड की पूरी काउंटिंग आने के बाद भाजपा की संगीता चौहान को 559 और मौलाना जावेद आबदी सपा के 3185, फुरकान अहमद बसपा के 482 वोट मिले हैं। इस कुल मिलाकर समाजवादी के प्रत्याशी मौलाना जावेद आबदी 2616 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रिंस। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस बाय इलेक्शन, इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी को जनता का समर्थन मिलता है। देखिए अंशु जी, आपने जिस तरीके से कहा कि हमने अपने प्रत्याशियों को कंधों पर जिम्मेदारी इसलिए सौंपी थी क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आप मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता के साथ जो कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश थी, जनता जिन मुद्दों को चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी लेकर आए, जनता के सामने मौजूद रहे, जनता से बातचीत की जाए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाय इलेक्शन में मिसिंग दिखा है? प्रीति जी, आप शुरू से देखिए, जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी, जो उत्तर प्रदेश के आम मुद्दे,
उत्तर प्रदेश में चाहे अपराध की स्थिति हो, लगातार महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा, श्रीमती गांधी ने लगातार उस आवाज को उठाया। हम सभी कार्यकर्ताओं ने उस आवाज को बुलंद किया है। लॉकडाउन में हमारे बीजेपी के साथी बता रहे थे, आप बिहार में देखिए कि जब करोड़ों लोग बिहार में वापस जा रहे थे, तब भाजपा का जो गठबंधन है, उनके मुख्यमंत्री वहां पर किस तरीके से उन लोगों के साथ एक उपेक्षित व्यवहार कर रहे थे। भारत की सरकार ने 3 घंटे के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। करोड़ों लोगों को पैदल जाना पड़ा। मेरा सवाल ये है कि जमीनी स्तर पर उतरकर आखिर कांग्रेस पार्टी ने जनता से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? लगातार हम कनेक्टिविटी के बनाने में हैं और अपनी बात को हम सही साबित करेंगे। जनता इस बात को समझेगी। अभी आप चलिए, वाकई ये देखना लाजमी है। लेकिन अमित मतगणना पांडे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, कौन सा फैक्टर इस बार ज्यादा काम कर रहा है? क्या वाकई ब्राह्मण कार्ड काम करेगा, या फिर ये कहा जा सकता है कि जातिगत समीकरण को सटीक बिठाने की जो कोशिश की गई थी वो आज की तस्वीरों में साफ हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। और लेकिन माफी चाहूंगी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, इलेक्शन ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचाने लगातार। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इंडिया न्यूज पर आप सबसे तेज नतीजे देख रहे हैं। देवरिया सदर से बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, लगातार जिस तरीके से धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही है, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1313 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी है बीजेपी के प्रत्याशी। बड़ी जानकारी, देवरिया से बीजेपी आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी है। हालांकि धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया न्यूज पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देख पा रहे हैं। देवरिया सदर से बीजेपी आगे। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 1313 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम आपको जौनपुर से बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है जौनपुर से। तो लगातार हम आपको इलेक्शन ब्रेकिंग से रूबरू करा रहे हैं, जहां मल्हानी सीट पर धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, तो 808 वोटों से धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, जहां सपा को 601 ही वोट मिले हैं, बसपा को 520, यानी कि धनंजय सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी को 271 और कांग्रेस को 2 वोट मिले हैं। तो इलेक्शन ब्रेकिंग, सबसे तेज और सटीक नतीजे आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, मल्हानी सीट पर धनंजय सिंह आगे 808 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो धनंजय सिंह को 808 वोट मिले हैं। फिलहाल हम आप तक ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर आज जनता का समर्थन किसे मिलता है। अमित जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। अमित जी, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं बता रहा था कि देखिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से माहौल बना रही थी या जिस तरीके से सरकार के खिलाफ बात कर रही थी, वो लगातार किसी न किसी रूप में सरकार की आलोचना कर रही थी। वो उनका काम भी है, लेकिन टीवी डिबेट पे आलोचना करना और जनता के बीच जाकर के जो है उस पे काम करना, इसमें बड़ा फर्क होता है। अभी जो शुरुआती रुझान भी अगर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इस रुझान को भी देखें तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव बहुत प्लानिंग और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ती है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष में इस चीज का अभाव है। देखिए, ये सोचना कि बिल्ली के भाग्य से छीका फूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इससे नहीं चुनाव जीता जाता है। प्रबंधन का जो काम है वो इनको, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को या बसपा को भी भाजपा से ये बात समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि चुनाव प्रबंधन से लड़ा जाता है, एक संगठन से लड़ा जाता है, उसकी तैयारी से लड़ा जाता है। कहीं भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी तैयारी है, देखिए, वो आज अगर सब चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं या उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो वो उनकी प्लानिंग का नतीजा है। अब रही बात चुनाव जातिगत लड़ने की, देखिए, जातिगत तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन विपक्ष हमेशा उस पर आरोप लगाता है कि जब ये कोई बात करेंगे तो वो बताएंगे इस तरीके की बात, कोई आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाने से चीजें नहीं होंगी, वो कहीं ना कहीं दिखना भी चाहिए। अगर योगी जी की सरकार को देखें तो उनका प्रयास ये रहा कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जाए। कहीं ना कहीं उनका प्रयास सफल होता दिख रहा है। आज जो भी चीजें हो रही हैं इस प्रदेश में,
उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने समय में कुछ विकास कार्य किए थे, लेकिन वो जिस तरीके का उनके समय में गुंडा राज था या जिस तरीके से जंगल राज की बात हो रही थी, उसका ही परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरीके का आरोप ये सीधे सीधे विपक्ष नहीं स्टैब्लिश कर पा रहा है कि ये समस्या है या इस समस्या को लेकर के जनता के बीच में जाएं। अब लॉकडाउन की समस्या एक बड़ी समस्या थी, वैश्विक समस्या थी, कोविड-19 पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उससे जो है रूबरू हुई, सबने उसका जो है प्रकोप झेला। अब ऐसे में उसको चुनावी मुद्दा बनाना वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने, हम लोगों ने भी देखा जिस तरीके से गाजियाबाद में बस लगाना, जिस तरीके से खाने के पैकेट चलाना, ये बहुत सारे काम जो उन्होंने किए वो प्रशंसनीय थे, उसकी तारीफ भी हुई और उसका भी परिणाम है कि कहीं ना कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। गौरव मिश्रा जी, सीधे और साफ शब्दों में आपसे जानने की कोशिश होगी, 7 सीटों में से क्या लगता है बीजेपी के खाते में कितनी सीट आ जाएगी? देखिए, हम तो 7 में से 7 की उम्मीद करके चलेंगे और पूरे विश्वास के साथ चलेंगे। जो हमारे काम रहे हैं वो परिणाम में दिखेंगे। और अभी तो ये रुझान है, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी इसमें बहुत कुछ स्पष्ट रूप से कह पाना, परंतु जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता मतदाताओं में सबसे ज्यादा है माननीय योगी जी की, और लोकप्रियता अभी भी सबसे अधिक है। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। और जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी ने बताया, वो विषयों को बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बल पर जाती है, जाति धर्म के बंटवारे के आधार पर वोट नहीं मांगती। और यही कारण है कि जनता ने हमको स्वीकार किया है और वो परिणामों में भी दिखेगा। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां ईवीएम पर डिस्प्ले खराब होने की सूचना मिल रही है। मल्हनी सीट पर टेबल नंबर 4 की ईवीएम में खराबी बताई जा रही है, तकनीकी खामी बताई जा रही है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें तो आपको बता दें कि डिस्प्ले खराब होने की यह खबर है, जहां पर इंजीनियर्स को बुलाया गया है। यहां पर मतगणना केंद्र पर इंजीनियर को बुलाया गया है। आपको बता दें कि 808 वोटों से यहां पर धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल टेबल नंबर 4 की ईवीएम में खराबी की खबर सामने आ रही है। वहीं लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में अंशु जी क्या लगता है, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मजबूत जो रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई? देखिए, रणनीति में कोई कमी नहीं, मैंने पहले ही कहा, और अमित पांडे जी ने भी बहुत सारी बातें कही कि उपचुनाव अक्सर सरकार का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर गई है, जनता के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार की तरीके से जिस दिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म विभेद करती है, जाति विभेद करती है, उस दिन आप देखिएगा कि मुद्दों जो असल मुद्दे हैं उन पर चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। अभी 4 राउंड की मतगणना हो रही, चौथे राउंड की मतगणना हो रही। आपने भी कहा कि 4 नंबर टेबल की जो मशीन है, बांगरमऊ में भी अभी चौथे राउंड की मतगणना चल रही। अभी कम से कम 15 राउंड बाकी हैं, इसलिए अभी कहना कुछ भी अतिशयोक्ति होगा। लेकिन मैं ये एक बात जरूर बता दूं कि जिस तरीके के उपचुनाव के परिणाम पिछली बार भी आए थे, भाजपा चुनाव हारी थी, स्वयं मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए थे, तो उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है। उत्तर प्रदेश में जो जंगलराज पिछली सरकार में था उससे बढ़कर है इस चुनाव में। अब हमारे पत्रकार साथी इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं, ये सोचने का विषय है, विचारणीय है। लेकिन जंगलराज की भयावह स्थिति है, ये हमारे और पत्रकार साथी के कहने से नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं इस बात को, एडीआर की रिपोर्ट कहती है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और ब्राह्मणों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया इस सरकार में, 3.5 साल में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई, और सरकार लगातार पीड़ितों के साथ न खड़ी होकर आरोपियों के साथ खड़ी नजर आई। तो उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को भूले नहीं हैं, जो किसान का धान 1860 रुपए में लिया जाना था, उसको बिचौलिए 1100 में ले रहे हैं, और वही जाकर क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का धान 1800 में खरीदा जा रहा है। तो ये सब दिख रहा है, लोग भूले नहीं हैं। और अभी आप जनादेश में जरा आप 50% की जो मतगणना है वो पूरी होने दीजिए, आप देखिएगा कि रुझान किस तरफ जाता है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश अंशु जी, आपने कहा कि जनता को समझने की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो ये कि जनता जागरूक है, जनता जानती है कि कौन सी पार्टी ने क्या काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ जनता को समझाने के लिए पार्टी को जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। इसका जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जनता भी चाहती है कि आप उनके बीच में पहुंचिए, जहां वो अपनी समस्याएं रखें, जहां से उनको उम्मीद हो। बिल्कुल प्रीति जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और आशु जी, 2 सीटों पे अमित पांडे जी सुन लीजिए, तो मेरा ये जो आशु जी, 2 सीटों पे आप फोकस कर रहे थे, घाटमपुर और बांगरमऊ, और आप ये देखें कि दोनों सीटों पर आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। और वहां भी आपने केवल ब्राह्मण कार्ड खेला कि एक ब्राह्मण के साथ इस तरीके का कार्य हुआ है, एक अपराधी के साथ इस तरीके का काम हुआ है, और इस बात को आपने इतना बढ़ा चढ़ा करके किया कि ये देखिए, इस तरीके की बात करने से कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है। आप बड़ी पार्टी हैं, आप देश में आपने काफी वर्षों तक राज किया है, ऐसे में आप सबको साथ में लेके चलने की बात करने वाली पार्टी अगर जाति की, व्यक्ति विशेष की बात करेगी तो वो कहीं से ठीक मैसेज नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं आपको पुनर्विचार करना चाहिए और इस बात को थोड़ा सा समझिए कि जनता किस वजह से आपसे दूर है, आपकी क्या लीडरशिप में कमी है कि जो आपकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है। आपके कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम छोटे छोटे दल निकले और वो आपसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है। तो आशु जी, जो 2 सीटों पे आप बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, वहां आप अपनी स्थिति देख लीजिए कि जहां आपको जीतने की संभावना दिख रही थी, वहां